आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीत कुमार, आप देख रहे हैं मनीत कुमार क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को सीखने की इच्छा से अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो यार वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में बता रखा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। तो दोस्तों, जान लेते क्या होता है पूर्ववर्ती और क्या होता है अनुवर्ती। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास पूर्ववर्ती संख्याएं। दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? मान लीजिए कोई भी संख्या हमें दी है, अगर हमसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछी है तो सिंपल हमें उस संख्या में से एक को घटा देना है, वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है दोस्तों, या हमें उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी भी संख्या में से जब हम एक को माइनस कर देंगे तब हमें प्राप्त होगी पूर्ववर्ती संख्या, दी हुई संख्या की। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 10 है और हमसे इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछी है, तो हो जाएगा 10 - 1 बराबर 9। ये हो जाएगी दोस्तों 10 की पूर्ववर्ती संख्या। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हमसे पूछी है 1000 की पूर्ववर्ती संख्या, तो सिंपल 1000 - 1 कर दीजिए, हमें 1000 की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारे पास उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है दोस्तों? उत्तरवर्ती संख्याएं दोस्तों, जब हम किसी भी संख्या के या दी गई संख्या में जब हम एक जोड़ देते हैं तो हमें उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात a+1। दोस्तों, मान लीजिए हमसे पूछा है 10 की उत्तरवर्ती संख्या, तो सिंपल हमें 10 + 1 कर देना और हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। इसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए हमसे 1000 की उत्तरवर्ती संख्या पूछी, तो हो जाएगा 1000 + 1 बराबर 1001। ये हो जाएगी दोस्तों इसकी उत्तरवर्ती संख्या। अब दोस्तों, हमारे पास दो पॉइंट निकल के आते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा होगा एक किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या नहीं है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारे पास है एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। दोस्तों, ये बातें हमें सुनने में एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है दोस्तों। एक किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या नहीं है, अर्थात हम अगर किसी संख्या में एक जोड़े तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि हमें उनका योगफल 1 प्राप्त हो। दोस्तों, हम जीरो को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या बताइए। दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है 5 अंकों की उत्तरवर्ती व पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों 99,999। दोस्तों, हमसे
पूछा है कि इसकी उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो दोस्तों इसकी उत्तरवर्ती जो संख्या होगी, उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्या में एक जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 99,999 प्लस 1। तो दोस्तों ये हमें मिलेगा 1,00,000। दोस्तों ये हो जाएगी हमारी 99,999 की उत्तरवर्ती संख्या। दोस्तों अगली संख्या पूछी हमसे पूर्ववर्ती संख्या। तो बताइए दोस्तों, इसे आप कमेंट करके बताइए कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे पास पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। दोस्तों कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार करते हैं। ये दोस्तों हमारे पास एक संख्या रेखा है, इस पे अगर हमें पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो दोस्तों हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इसी प्रकार दोस्तों आगे तक बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों हमारी जो पूर्ण संख्या का जो रेखा प्रदर्शन होता है, रेखा पर जो प्रदर्शन होता है, उनके बीच का गैप हमेशा समान होता है और दोस्तों वो संख्याएं हमेशा क्रमागत होती हैं। इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारे पास क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं। दोस्तों कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिए, 2 संख्याएं ले लीजिए, 4 संख्याएं ले लीजिए, लेकिन उनके बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। वो होती है हमारी क्रमागत संख्याएं जो क्रम में हो। तो दोस्तों क्रमागत पूर्ण संख्याएं मान लीजिए 3, 4, 5 ये हमें संख्या दी है, तो ये हमारी क्रमागत रूप में है। तो दोस्तों यहां से हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे जो हैं कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। दोस्तों 3 और 4 का देख लीजिए, हमें अंतर 1 दिखेगा। 4, 5 का देख लीजिए, इनका अंतर भी 1 दिखेगा। तो दोस्तों क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। अगर आप चाहें तो दोस्तों लिख सकते हैं 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी संख्या का योगफल का संख्या के योगफल का आधा हमेशा दूसरी संख्या होती है। देख लीजिए दोस्तों कैसे होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्रमागत संख्याएं, मान लीजिए 3, मान लीजिए हमने मान लिया 5, 6, 7। अब दोस्तों इसने बोला 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली
वह तीसरी संख्या का योगफल, वह 5 प्लस तीसरी संख्या 7, कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 और 7 12। उसने बोला कि योगफल का आधा मतलब बटे 2 बराबर हो जाएगा 6 का आधा हमेशा दूसरी संख्या होती है। तो दोस्तों इसका जो योगफल हुआ पहली और तीसरी संख्या का, उसका आधा हमेशा दूसरी संख्या होती है। तो दोस्तों ये बात हमारी प्रूफ। अगर आप कोई और संख्या लेना चाहें तो कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 11, 12 और 13 को ले लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या हो जाएगी 11 प्लस 13, कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 और 13 24। इसका आधा कर देंगे दोस्तों तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों वैसे मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। एक बार पुनः देख लीजिए दोस्तों। नया पॉइंट है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों ऐसा समुच्चय या ऐसा समूह जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को शामिल कर लें, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। अर्थात दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई भी पूर्णांक है, मान लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार चलता चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब प्राकृतिक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के साथ साथ जीरो को भी, शून्य को भी जोड़ लिया जाए तब हम उसे कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है कि शून्य पूर्णांक संख्या है, शून्य पूर्णांक संख्या है किंतु धन या ऋण पूर्णांक नहीं है। दोस्तों अगला आता है हमारे पास ऋण पूर्णांक। जान लेते दोस्तों ऋण पूर्णांक क्या होता है। ऋण पूर्णांक दोस्तों ऋण पूर्णांक हमें प्राप्त होता है, मान लीजिए 5 - 7, तो दोस्तों हमें मिलेगा -2। अर्थात दोस्तों जब या तो दोनों संख्याएं, या तो माइनस की संख्या में से माइनस की संख्या को घटा दे तो उस स्थिति में हमें ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है, या हम बड़े वाली ऋण संख्या से छोटी धन संख्या को घटाएं तब उस स्थिति में हमें ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। दोस्तों मान लीजिए -3 - 2 बराबर हो जाएगा -5, या दोस्तों कह लीजिए कि 5 - 9 बराबर हो जाएगा -4। अर्थात दोस्तों ऐसी स्थिति जब प्रत्येक स्थिति में हमें प्रत्येक स्थिति में उनका जो अंतर होगा वो हमेशा माइनस में प्राप्त होगा। अर्थात धन पूर्णांक हमेशा छोटा होगा यहाँ पे ऋण पूर्णांक से, या दोनों ही संख्याएं ऋण पूर्णांक में होंगी, उस स्थिति में हमें ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे पास पूर्णांक। अब दोस्तों पूर्णांक में यहाँ पे 3 प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। हेडिंग है हमारा पूर्णांक। तो दोस्तों पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। दोस्तों कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है हमारे पास धन पूर्णांक या धन संख्याएं। दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास शून्य पूर्णांक। और दोस्तों तीसरी होती है हमारे पास ऋण पूर्णांक।
इसमें दोस्तों हमारी सारी धन संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 4, ऐसे ही ये अनंत तक चली जाएंगी। शून्य पूर्णांक में दोस्तों केवल शून्य, और ऋण पूर्णांक में दोस्तों -1, -2, -3, और इसी प्रकार ये भी अनंत तक चली जाएंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला हेडिंग है हमारे पास पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण। किस प्रकार से दोस्तों हम पूर्णांक को सरल रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों। हेडिंग है पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से सरल रेखा पर हम पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मान एक सरल रेखा खींच लीजिए, उसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए जिसे हम ए मान लेंगे, या कोई अन्य नाम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस बीच वाले पॉइंट पे हमेशा रखते हैं हम 0 को, और इसकी दाईं तरफ दाईं ओर हमेशा लिखेंगे हम धन पूर्णांक को, और इसकी बाईं तरफ लिखेंगे हमेशा ऋण पूर्णांकों को दोस्तों। जैसे 1 2 3 4 5 6, और इसी प्रकार दोस्तों ये आगे तक चला जाएगा। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी प्रकार दोस्तों ये भी इधर चला जाएगा। तो दोस्तों किसी भी संख्या पे जब हम पूर्णांकों को निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो किसी भी सरल रेखा के मध्य बिंदु पे एक पॉइंट, कोई भी उसे नाम दे सकते हैं हम, उसे हम रखते हैं 0। और दोस्तों 0 के दाईं तरफ लिखते हैं हम धन पूर्णांकों को, और बाईं तरफ लिखते हैं ऋण पूर्णांकों को। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। दोस्तों अगला हेडिंग है हमारे पास संख्या रेखा से संख्याओं की तुलना। संख्या रेखा से संख्याओं की तुलना। तो देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार करते हैं संख्या रेखा से संख्याओं की तुलना। तो दोस्तों यहां पे हमें क्वेश्चन दिया है -3 और -2 की तुलना। -3 और -2 की तुलना संख्या रेखा पे हमें करनी है। तो दोस्तों किस प्रकार करेंगे, कोई भी एक सरल रेखा खींच लेते हैं दोस्तों, इसके मध्य में एक पॉइंट मान लेते हैं ए, और ये हो जाएगा हमारा 0। तो दोस्तों इसने पूछा, सॉरी दोस्तों -3 और -2 नहीं है, +2 है। तो दोस्तों इसकी दाईं तरफ हम लिखेंगे धन पूर्णांक, तो ये जाएगा 1 और यहाँ पे 2। और दोस्तों इसकी बाईं तरफ लिखेंगे माइनस वाले पूर्णांक यानी कि ऋण पूर्णांक, तो 1 2 और यहाँ पे -3। इस प्रकार दोस्तों हम इसे संख्या रेखा पर इसकी तुलना कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, या अगर हम कहें तो यहाँ पे हो जाएगा -3 छोटा होगा दोस्तों यहाँ पे 2 से, या 2 बड़ा होगा यहाँ पर -3 से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अगला जो हेडिंग है दोस्तों हमारे पास, अगला जो पॉइंट है वो है पूर्णांकों की विशेषता। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या होती है पूर्णांकों की विशेषता। हेडिंग है दोस्तों हमारे पास पूर्णांकों की विशेषता। अब दोस्तों यहाँ पे पूर्णांकों की विशेषता में हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इन पॉइंटों को हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है हमारा वो है समवर्क नियम। क्या होता है दोस्तों समवर्क नियम, जान लेते हैं। दोस्तों समवर्क नियम सुन लीजिए। दो पूर्णांकों का योगफल, गुणनफल व व्यवकलन भी पूर्णांक होता है। दोस्तों लिख लीजिए, दो पूर्णांकों
का योगफल, गुणनफल, व्यवकलन भी एक पूर्णांक होता है। दोस्तों हमारे पास कोई दो पूर्णांक हैं तो उन पूर्णांकों का योगफल भी हमारा एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा और दोस्तों उनका गुणनफल भी एक हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। दोस्तों व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। ये शब्द आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन इसका मतलब होता है दोस्तों घटाना। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर योगफल की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो पूर्णांक है 9 + 2। तो दोस्तों ये दो पूर्णांकों का योगफल भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों उनका अगर हम गुणनफल की बात करें तो 9 × 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 18। ये भी हमारा एक पूर्णांक ही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें व्यवकलन की तो ये हो जाएगा 9 - 2 बराबर 7। तो दोस्तों इसका व्यवकलन भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, पूर्णांकों की भाग क्रिया में संबरक नियम सदैव लागू नहीं होता है। लिख सकते हैं दोस्तों आप, पूर्णांकों की भाग की क्रिया में संबरक नियम सदैव लागू नहीं होता है। दोस्तों जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों की भाग कराएं तो उसमें जरूरी नहीं है कि हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो। इसमें हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें 8/4 की तो दोस्तों इस स्थिति में तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। या दोस्तों अगर हम बात करें -6/2 की तो दोस्तों इस स्थिति में भी हमें -3 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक पूर्णांक है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें 3/4 की तो दोस्तों इस स्थिति में हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। ये हो जाएगा दोस्तों पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा तो वो पॉइंट में कभी भी हमारा पूर्णांक नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार अगर हम भाग करें 4/3 तो इस स्थिति में भी हमारा पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। तो भाग की क्रिया में जरूरी नहीं है कि संबरक नियम सदैव लागू हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन दोस्तों योगफल की क्रिया में, गुणनफल की क्रिया में और व्यवकलन की क्रिया में हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। इसमें हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास धन पूर्णांक की भांति क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और वितरण नियम पूर्णांकों पर भी लागू होते हैं। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे, लिख लेते हैं पहले, धन पूर्णांक की भांति क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम सहचर्य नियम और वितरण नियम पूर्णांकों पर भी लागू होते हैं। पूर्णांकों पर भी लागू होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे बोला गया है कि धन पूर्णांक की भांति क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और वितरण नियम पूर्णांकों पर भी
लागू होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे बात की गई है क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और वितरण नियम। दोस्तों ये तीनों नियम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए गए होंगे। अगर आप भूल चुके तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों पहला है हमारे पास क्रम विनिमय नियम। क्या होता है दोस्तों क्रम विनिमय नियम? ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं दोस्तों बी प्लस सी। ये हो जाएगा दोस्तों योग, ये हो जाएगा योग में क्रम विनिमय, योग में क्रम विनिमय नियम। दोस्तों यहां पे हम a प्लस बी लिखें या b प्लस सी लिखें, बात एक ही है दोस्तों। या अगर हम यहाँ पे गुणा की बात करें तो चाहे a गुणा b लिखें या बराबर लिख सकते हैं हम b गुणा a। ये दोस्तों हमारा गुणा में क्रम विनिमय हो जाएगा। अब दोस्तों अगला आता है हमारे पास योग में सहचर्य नियम या सहचर्य था। तो दोस्तों देख लेते हैं सहचर्य नियम क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी को दोस्तों हम लिख सकते हैं a प्लस बी और प्लस का c। दोस्तों हम लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c बराबर होता है ब्रैकेट में a प्लस b बराबर प्लस c। दोस्तों हम इस ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात हमेशा एक ही होती है और इसको बोलते हैं हम योग में सहचर्यता। दोस्तों ये होता है हमारा सहचर्यता का नियम, योग में सहचर्यता। अब दोस्तों इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c, या इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों बराबर में a गुणा b गुणा c। दोस्तों चाहे हम इस प्रकार लिखें चाहे इस प्रकार लिखें बात एक ही है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम गुणा में सहचर्यता। ये सारे नियम दोस्तों आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर पढ़े होंगे। अगला है दोस्तों हमारा वितरण नियम। देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है वितरण नियम। दोस्तों हमारा वितरण नियम होता है, वितरण नियम में हम लिख सकते हैं a गुणा b प्लस सी को दोस्तों हम लिख सकते हैं a गुणा b प्लस a गुणा c। अब इसी प्रकार दोस्तों हम लिख सकते हैं b प्लस सी गुणा a। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा a गुणा b प्लस c गुणा a या a गुणा c। अब दोस्तों ये तो हो जाएगा हमारा गुणा के योग पर वितरण नियम और ये हो जाएगा गुणा का योग पर वितरण नियम, योग पर वितरण नियम, गुणा का योग पर, गुणा का योग पर वितरण नियम। और दोस्तों ये हो जाएगा गुणा के योग पर, गुणा के योग पर वितरण नियम। दोस्तों यहां पे गुणा का योग पर वितरण नियम है और यहां पे गुणा के योग पर, गुणा के योग पर वितरण नियम है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है पूर्णांक में गुणन की संक्रिया अंतर पर भी वितरित होती है। अर्थात ए बी सी हमें 3 पूर्णांक दिए हैं दोस्तों। हमसे बोला गया है कि पूर्णांक में गुणन की संक्रिया अंतर पर भी वितरित होती है। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार होती है। मान लीजिए हमारे पास 3 पूर्णांक हैं ए बी और सी। अब दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं a गुणा बी माइनस सी। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा a गुणा बी माइनस a गुणा सी। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा गुणन की संक्रिया का अंतर पर वितरण। अब दोस्तों अगला नियम है हमारे पास काटने का नियम। तीसरा है दोस्तों हमारे पास काटने का नियम, या दोस्तों इसको बोलते हैं हम निरसन का नियम,
निरसन का नियम। दोस्तों निरसन का मतलब होता है काटना, विभाजित करना। तो दोस्तों ये किस प्रकार होता है देख लेते हैं। पहली कंडीशन है दोस्तों हमारे पास a प्लस सी बराबर b प्लस सी हमें दिया है, सॉरी b प्लस सी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा वो होगा, अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया है a प्लस सी बराबर b प्लस सी। तो हम किस प्रकार काटते हैं दोस्तों, a प्लस सी। अब दोस्तों ये इधर से हम अगर हम इसे ले आए, इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस में b। सॉरी दोस्तों अगर हम यहाँ पे c को काटने की बात करें, क्योंकि हमारा c कॉमन है, जब हम c को इधर लेके आएंगे माइनस, इधर लेके आएंगे तो c इधर प्लस में तो इधर होगा माइनस में, बराबर रह जाएगा b। अब दोस्तों यहाँ से c से c कट जाएगा तो हमें बचेगा a बराबर b। अब दोस्तों इसी प्रकार मान लीजिए अगली कंडीशन हमें दी है a गुणा c बराबर दिया है b गुणा c के। अब दोस्तों यहाँ पे c हमारा इधर गुणा में इधर लाएंगे तो हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा a गुणा c बटे c बराबर b। अब दोस्तों यहाँ से c कट जाएगा तो हमें बचेगा a बराबर b। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे काटने के नियम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा योगात्मक तत्समक। डाल लेते हैं दोस्तों हेडिंग, योगात्मक तत्समक। दोस्तों तत्समक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, तत्समक मीन्स नो चेंज, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं आना। अब दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या होती है। दोस्तों अगर किसी पूर्णांक में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम दोस्तों तत्समक नियम, या दोस्तों 0 का योगात्मक तत्समक नियम। तत्समक का मतलब होता है दोस्तों नो चेंज, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं आना। दोस्तों मान लीजिए हमें कोई संख्या दी गई है 11 और हमसे इसका तत्समक पूछा गया है, योगात्मक तत्समक, तो इसमें हम सिंपल 0 जोड़ेंगे और हमें जो योगफल प्राप्त होगा वही होगा उसका योगात्मक तत्समक। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब होता है किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक हमेशा वही संख्या होती है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम जान लेते हैं दोस्तों क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम। दो पूर्णांक को जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो तो एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक का योगफल प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाता है। दोस्त लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर यदि शून्य प्राप्त हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योगात्मक या योज्य प्रतिलोम कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर यदि शून्य प्राप्त हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम या
दूसरी संख्या पहली संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। मान लीजिए दोस्तों, हमें कोई दो पूर्णांक दिए हैं, दो पूर्णांक दिए हैं, यदि उनका जोड़ हमेशा 0 आएगा तो उस स्थिति को हम बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। मान लीजिए a माइनस ए बराबर 0, अर्थात दोस्तों किसी संख्या में से जब हम उसी संख्या को घटाएंगे तभी हमें उनका जो जोड़ प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। अर्थात किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है किंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है। दोस्तों एक बार पुनः सुन लीजिए, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या स्वयं होती है किंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है। ये होता है दोस्तों, अगर हमसे पूछा है a का योगात्मक प्रतिलोम तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का a। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे पूछा है 10 का योगात्मक प्रतिलोम तो वो हो जाएगा माइनस का 10। इसी स्थिति में हमें केवल 0 प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास गुणात्मक तत्समक। छठा पॉइंट है दोस्तों गुणात्मक तत्समक। दोस्तों मैंने अभी आपको तत्समक शब्द का मतलब बताया था। तत्समक शब्द का मतलब होता है नो चेंज, और दोस्तों यहाँ पे गुणात्मक तत्समक की बात की गई है। तो किसी भी पूर्णांक में एक की गुणा करने पर पूर्णांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तत्समक मतलब नो चेंज। और दोस्तों यहाँ पे गुणात्मक की बात की गई है, तो किसी भी पूर्णांक में जब हम 1 से गुणा कराते हैं तो उस पूर्णांक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए दोस्तों हमें कोई पूर्णांक दिया है a और हमसे पूछा है उसका गुणात्मक तत्समक, तो दोस्तों उसका गुणात्मक तत्समक हो जाएगा a गुणा 1 बराबर 1। तो दोस्तों गुणात्मक तत्समक हमेशा, किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक हमेशा वह संख्या स्वयं होती है। अतः दोस्तों पूर्णांकों में 1 की गुणा का तत्समक अवयव होता है। पूर्णांक में 1 गुणा का तत्समक अवयव होता है। अतः पूर्णांक में 1 गुणा का तत्समक अवयव होता है। दोस्तों जब हम किसी भी पूर्णांक को 1 की गुणा कराएंगे तो हमें हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। ये होता है दोस्तों गुणात्मक तत्समक। अगला है दोस्तों हमारे पास गुणन के नियम। 7वां पॉइंट है दोस्तों हमारे पास गुणन के नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब दोस्तों मान लीजिए a और b कोई दो पूर्णांक हमें दिए हैं, a और b कोई दो पूर्णांक हमें दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हमसे गुणन के नियम पूछें तो अगर हम बोलें कि a गुणा माइनस का b बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का ab, और अगर दोस्तों हमसे कोई बोले कि माइनस का a गुणा माइनस का b बराबर हो जाएगा दोस्तों ab, तो दोस्तों कहने का मतलब है कि एक धन पूर्णांक को यदि एक ऋण पूर्णांक से गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल हमेशा ऋण पूर्णांक में प्राप्त होता है। यदि दोस्तों हम दो ऋण पूर्णांकों की गुणा कराएं तो उनका हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो धन पूर्णांक प्राप्त होता है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है कि जब हम दो पूर्णांकों की गुणा विपरीत चिन्हों के साथ कराते हैं, जब हम दो पूर्णांकों की गुणा विपरीत चिन्हों के साथ कराते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा नेगेटिव हमें प्राप्त होता है या ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। लेकिन जब हम दोस्तों दो पूर्णांकों की गुणा समान चिन्हों के साथ कराते हैं तब
उनका गुणनफल हमेशा धन पूर्णांक प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया, आपका कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654384745। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता रहता हूं। दोस्तों मेरा यूजर आईडी है इंस्टाग्राम का SAINIMANI18। दोस्तों मेरा ये इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है, तो आप जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ।